Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही और भी कुछ रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाफ लाइफ का मीनिंग समझ लेते हैं, हाफ लाइफ का डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमको पता है, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने जब रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की है तो ये बताया था कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो लगातार डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। और डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे डिके होता रहता है। न्यूक्लियाई, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उस सैंपल में, उस रेडियो एक्टिव सैंपल में धीरे धीरे कम होता जाता है। उसी को डिसइंटीग्रेशन या डिके कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था और उसके बारे में और भी प्रोबेबिलिटी वगैरह सारी चीजें और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी फ्रॉम द बिगनिंग, वो भी हमने फाइंड करके एक्सप्रेशन वगैरह डिस्कस किया था, जो कि पिछले वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव सैंपल्स की हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की हाफ लाइफ का मतलब है कि वो समय शुरुआत से, यानी t इज इक्वल टू 0 के बाद से वो समय जब उस सैंपल के आधे न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, वो कहलाता है उस रेडियो एक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ। ठीक है, तो यानी अगर t इज इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू, n मतलब हमने पिछले वीडियोस में बात की है, आपने अगर वो शुरू से ये वाला फॉलो किया तो आप जानते हैं n का मतलब होता है द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट इन द सैंपल। जो t इज इक्वल टू 0 यानी स्टार्टिंग टाइम पर सैंपल में प्रेजेंट थे, वो न्यूक्लियाई n0 के बराबर मानते हैं। तो हाफ लाइफ या t इज इक्वल टू, हाफ लाइफ को t हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो t इज इक्वल टू t हाफ के बाद उस सैंपल के आधे न्यूक्लियाई डिके या डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे। अब आधे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो बचेंगे कितने? आधे। टोटल n0 न्यूक्लियाई है, उसमें से n0/2 डिसइंटीग्रेट हो गए, तो अभी रिमेनिंग बचे हुए n0/2 होंगे। और क्योंकि हमें पता है n का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अनडिकेड न्यूक्लियाई रिमेनिंग आफ्टर टाइम t। तो t हाफ, t इज इक्वल टू 0 पे अगर n0 न्यूक्लियाई थे तो t हाफ पे n0/2 न्यूक्लियाई उस सैंपल में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम फैमिलियर हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे हम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल आफ्टर टाइम t का n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लेमडा t। ये एक्सप्रेशन हमने पिछले वीडियोस में बार बार डिस्कस किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका बेसिक मीनिंग और सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। तो ये क्या है, t टाइम बाद बचे हुए न्यूक्लियाई, और ये है शुरुआत के t0 के न्यूक्लियाई की संख्या। लेमडा आपको पता है ये डिके कांस्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, डिके कांस्टेंट भी कहते हैं। और यहाँ हम क्योंकि टाइम, कितना टाइम निकला है, तो हाफ लाइफ जितना टाइम निकला है, t हाफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो t हाफ के लिए, यानी ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, n को रखना है हमें n0/2 और n0 तो एज इट इज रहेगा e पावर माइनस लेमडा, और t को रखना है t हाफ। ठीक है, अब इसको इससे आप देख सकते हो दोनों साइड n0 कैंसिल हो गया। सॉल्व करना है इसको, हमें मिलता है 1/2 इज इक्वल टू e पावर माइनस लेमडा t हाफ। ये t हाफ के लिए स्पेसिफिकली रिलेशन आएगा क्योंकि t हाफ पर ही n की वैल्यू n0/2 रही। आप किसी और टाइम के लिए ये रिलेशन नहीं लिख सकते, रिमेम्बर दैट, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं दोनों साइड तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और 1/2 से 2 बन जाएगा, तो 2 e की पावर लेमडा t। ठीक है, अगर हम दोनों साइड मतलब इधर लॉग ले लेते तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ नेचुरल लॉग यूज होगा, नेचुरल लॉग लेंगे हम इसमें। यहाँ लॉग जो होता है वो लॉग n होता है, नेचुरल लॉग। सो log 2 इज इक्वल टू लेमडा t हाफ, और इससे हमें t हाफ की वैल्यू मिलती है log नेचुरल log 2 बाय लेमडा। ठीक है,
और नेचुरल लॉग में 2 की वैल्यू होती है log 2 की वैल्यू 0.693 अपॉन लेम्डा। तो ये हमें हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन मिल जाता है। इज इट विजिबल इन द स्क्रीन? यस। टी हाफ का एक्सप्रेशन मिल जाता है 0.693 अपॉन लेम्डा। यहाँ लेम्डा क्या है? लेम्डा है डिके कांस्टेंट ऑफ द गिवन सैंपल। ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया। तो ये पूरा हाफ लाइफ का डेरिवेशन हमने किया है यहाँ पर। अभी हम आगे बढ़, अगली जो टर्म है हमारी वो है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जैसे मैंने डिसइंटीग्रेशन का मतलब तो अभी स्टार्टिंग में भी समझा दिया था वीडियो के कि न्यूक्लियाई का डिके होना, धीरे धीरे खत्म होते जाना, सैंपल में से रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या का कम होता है ना, वही डिसइंटीग्रेशन है सिंपल लैंग्वेज में। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब कि टाइम के साथ कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, कितना रैपिडली हो रहा है या कितना स्लोली हो रहा है, वो कहलाता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है, हमें टर्म के नाम से ही उसका मीनिंग समझ आ रहा है यहाँ। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ उसकी चेंज हो रही की दर या स्पीड, कि टाइम के साथ कितना फास्टली या कितना स्लोली वो क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो डिसइंटीग्रेशन किस रेट से हो रहा है, टाइम के साथ कितना जल्दी या कितना स्लो हो रहा है, वही रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? एन है टी टाइम के बाद न्यूक्लियाई की संख्या है ना, कितने न्यूक्लियाई बचे हैं। तो अगर हमें रेट निकालना है कितनी फास्टली ये न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सॉरी, डिफरेंशिएशन क्यों? dn by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ n विथ t। n में, n मतलब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या में समय के साथ कितना परिवर्तन आ रहा है, समय परिवर्तन की दर, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियाई के नंबर में चेंज की रेट। सो डिफरेंशिएशन कर देंगे सीधे सीधे इसका। डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो n नॉट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तो फिक्स्ड है। e की पावर माइनस लेम्डा टी का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर माइनस लेम्डा टी इंटू माइनस लेम्डा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया, dn by dt के डिफरेंशिएशन की हमें ये वैल्यू मिल गई। और अबव इक्वेशन से ये जो n नॉट e की पावर माइनस लेम्डा टी है, ये तो n ही है, तो हम इसको n भी लिख सकते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है माइनस लेम्डा वो एज इट इज रहेगा, बाकी की क्वांटिटी तो n को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या लिखते हैं, यही रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn by dt जो है वो माइनस लेम्डा n के बराबर आता है। ये एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन हमें देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी क्या होती है? तो बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये और कुछ भी नहीं है, मॉड्यूलस dn by dt है। अभी dn by dt हमने पिछला ही पॉइंट या पिछला ही टर्म हमने डिस्कस किया था। और dn by dt का मतलब क्या होता है? dn by dt का मतलब होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमें साइन पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर या मैग्नीट्यूड से मतलब है, तब वो एक्टिविटी कहलाता है। सो किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी है मॉड्यूलस dn by dt। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे इसका मतलब ये हुआ कि किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब उसमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी उतनी ज्यादा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हाई है, यानी वो बहुत जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसकी एक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा, यानी वो ज्यादा रेडियो एक्टिव कहलाएगा, हाईली एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाएगा। तो सीधे सीधे एक्टिविटी होती है वैल्यू ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, माइनस लेम्डा एन, और मॉडुलस लगाया तो माइनस हट जाएगा। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस की एक्टिविटीज होती है वो लेम्डा एन के बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस लगाने पे माइनस साइन हटा देना है इनको।
अच्छा, इसका मतलब क्या है कि सब्सटेंस की जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना। जितने ज्यादा न्यूक्लियाई सैंपल में प्रेजेंट होंगे उतनी ही उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, यही मतलब हुआ। अच्छा, साथ ही हम ये भी, क्योंकि दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो जो रिलेशन एन फॉलो करता है, एन का रिलेशन होता है एन नॉट ई रेज़ टू माइनस लेमडा टी, उसी तरह से ए भी सेम रिलेशन फॉलो करेगा, ए नॉट ई रेज़ टू माइनस लेमडा टी। यानी एक्टिविटी का भी टाइम के साथ वही रिलेशन होगा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी का होता है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है इसलिए। ठीक है, सो एक्टिविटी के लिए भी है। और ऑब्वियसली अगर एक्टिविटी का ये है तो फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो हमें जैसे एन के लिए रिलेशन मिला था वैसे ही मिलेगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लेमडा टी। ये एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। सिमिलर रिलेशन हमने पिछले वीडियोस में देखा है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई के लिए भी हमें तो लॉग लेने पर। सो सिमिलर रिलेशन यहां भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। अभी अगर मैं इस नेचुरल, अच्छा, और इसी तरह से ये तो होता ही है, हमें पता ही है, एन के लिए भी सेम रिलेशन फॉलो होता है कि दोनों एक ही तरह का मैथमेटिकल रिलेशन फॉलो करते हैं, एन और ए एक्टिविटी, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है ऑब्वियसली, है ना। दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल होती है तो रिलेशन में सेम फॉलो होता है। अच्छा, अगर हम इसको इन दोनों को नेचुरल लॉग से बेस 10 में कन्वर्ट कर दें, है ना, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो ये तो नेचुरल लॉग की फॉर्म में, अगर मैं बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो log टू द बेस 10 a माइनस log इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a नॉट माइनस, अभी log टू द बेस 10 में चेंज करने पे ये पूरा टर्म 0.4343 टाइम्स हो जाएगा log टू द बेस 10 में चेंज करने पे। एंड इसी तरह से log टू द बेस 10 n सेम होगा इसमें भी, इज इक्वल टू log टू द बेस 10 n नॉट माइनस, यहाँ पे एक कोफिशिएंट आ जाएगा 0.4343 लेमडा टी। ठीक है, तो ये अनदर फॉर्म हो गया इसी एक्सप्रेशन का कि अगर बेस नेचुरल है तो, और अगर बेस 10 है तो क्या होगा। अभी इस इक्वेशन को देख के हमें समझ आ जाता है कि अगर हम लॉग ए या लॉग एन का ग्राफ बनाए, लॉग टू द बेस 10 ए या लॉग टू द बेस 10 एन का ग्राफ बनाए टाइम के साथ, तो ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म आ रहा है कि y एक्सिस पे हमने रखा log टू द बेस 10 a या log टू द बेस 10 n। जस्ट अ सेकेंड एंड ड्रॉ इट। तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं log टू द बेस 10 a या log टू द बेस 10 n का, कि y एक्सिस पे इसको रखते हैं और x एक्सिस पे रखते हैं टाइम को, तो टाइम की इसका ग्राफ बनाते हैं। तो क्योंकि इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन की दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन दिख रही है, तो जिसमें y एक्सिस पे ये log 10 log a है और x एक्सिस पे t है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका m यहाँ नेगेटिव है क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन क्या शो करता है कि आपका स्लोप नेगेटिव है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी लेकिन उसका स्लोप होगा नेगेटिव। तो log a log n और t के बीच में ग्राफ बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी विद नेगेटिव स्लोप, और स्लोप होगा इसका ये कोफिशिएंट t का जो कोफिशिएंट आ रहा है, यानी 0.4343 लेमडा। इतना स्लोप वाली, क्यों मैंने लॉजिक बता दिया आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा फॉर्म है इस इक्वेशन का, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बता रही है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एक्सिस वाली क्वांटिटी के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप को बताता है m, तो यहाँ कोफिशिएंट है माइनस 0.4343, यानी इसका स्लोप माइनस 0.4343 लेमडा होगा और नेगेटिव है, इसीलिए लाइन कुछ इधर नेगेटिव स्लोप वाली जा रही है। सो ये हमें
इस इक्वेशन से एक कंक्लूजन या ग्राफिकल फॉर्म या ग्राफिकल कंक्लूजन भी मिलता है। सो इस तरह से आज के वीडियो में हमने हाफ लाइफ के बारे में समझा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया और साथ ही एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टाइम के साथ कैसा ग्राफ बनता है लॉग ए लॉग एन का, वो हमने देखा। आने वाले वीडियोस में और भी रिलेटेड टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.